What is a saturated solution? Saturated solution क्या होता है? At a given temperature state is reached when no solute can be dissolved, then the solution is called saturated solution. In a saturated solution, a dynamic equilibrium exists between the solute molecules in the solid state and in the solution. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो शुगर सॉल्यूशन और शुगर सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम, ये देखो इक्विलिब्रियम का साइन, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितना शुगर का सॉल्यूशन सॉलिड में चेंज होगा उतना ही सॉलिड शुगर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। यहाँ इक्वल का साइन आना चाहिए था, इक्वल का साइन आना चाहिए था। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। हियर डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस विद द सेम टाइम, सेम स्पीड, इनकी स्पीड सेम होगी। ऑन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन शुगर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज found that the sugar present in the solution as well as in the solid state is a radioactive। यहाँ पर हमने अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, हमने मान लो रेडियो एक्टिव शुगर ले ली, इसमें इक्विलिब्रियम आने के बाद में थोड़ी सी शुगर, हमने रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी। अगर इक्विलिब्रियम आ गया और इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, तो पहले वाली शुगर तो रेडियो एक्टिव नहीं थी, लेकिन बाद वाली शुगर क्या थी? रेडियो एक्टिव थी। इक्विलिब्रियम आने के बाद में अगर मैं कहूं कि इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, तो रेडियो एक्टिव शुगर की मात्रा सॉल्यूशन में नहीं होनी चाहिए। मतलब रेडियो एक्टिव शुगर में मैंने 4 दाने डाल दिए, तो वो रेडियो एक्टिव शुगर पानी में नहीं घुलनी चाहिए। यही होना चाहिए अगर वो स्टैटिक है, रुका हुआ है इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर वो डायनेमिक है, तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव शुगर मैंने जो डाली है, वो रेडियो एक्टिव शुगर अगर पानी में घुल गई तो सॉल्यूशन के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। जब ये डाल करके चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी क्या हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। इसका मीन क्या है कि मैंने जो चीनी के कुछ दाने, रेडियो एक्टिव चीनी के कुछ दाने, शुगर के मैंने दाने डाले, वो पानी में घुल गए और पानी में घुला हुआ जो चीनी थी उसके कुछ कण वापिस सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। इसका मीन है एट अ सैचुरेटेड पोजीशन, एट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम इज आल्सो डायनेमिक। और एग्जांपल लेते हैं इसी में और एग्जांपल अपने लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, क्या गैस को अगर हम सॉलिड में घोलें, गैस को सॉलिड में घोलें तो क्या इक्विलिब्रियम आता है? गैस को अगर हम लिक्विड में घोलते हैं तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी सीन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। लेट अस कंसीडर अ सील्ड सोडा वाटर। आपने सील्ड सोडा वाटर देखी होगी, कभी सोडे की बोतल घर लाए होंगे आप। इस सोडे के अंदर क्या होता है? सोडे की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो पानी के अंदर घुली होती है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बहुत कम मिसिबल होती है, घुलनशील होती है, इसलिए हम हाई प्रेशर लगा करके उस गैस को उस पानी के अंदर घोलते हैं। और एक स्टेट ऐसी आती है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, किसके बीच में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन में, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। और हेनरी का जो लॉ है, हेनरी का जो लॉ है, वो हेनरी का लॉ क्या कहता है? हेनरी का लॉ कहता है
mass of a solution at any temperature is proportional to the pressure of gas above the solvent mathematically। मान लो आपने कोई वेसल ले ली है, ऐसे वेसल ले लिया है या बोतल ले ली है, इस बोतल के अंदर आपने पानी डाल लिया और ऊपर से आपने गैस डाल दी और आपने इसको बंद करके प्रेशर डाला, आपने इसमें बंद करके प्रेशर डाल दिया। तो प्रेशर डालोगे तो प्रेशर से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मान लो रेड कलर वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कण हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ साथ धीरे धीरे इसमें घुलना शुरू हो जाएगी और घुलने की जो मात्रा है, यहां देखो मास दे रखा है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे गैस का ज्यादा से ज्यादा मास घुलना शुरू हो जाएगा। और यही हेनरी का लॉ होता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं KH से। या KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। जितना ज्यादा किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट होगा, किसी गैस का यदि हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो क्या होगा, हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा और कम प्रेशर पर ही वो घुल जाएगी। अब आगे देखोगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जब हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। पहला है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन अ क्लोज सिस्टम। केवल क्लोज सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम आएगा भाई। क्यों आएगा, क्योंकि अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा, मान लो मैंने A और B लिया, B से कोई प्रोडक्ट C और D बनते हैं, जिसमें से D क्या है, एक गैस है। D क्या है, एक गैस है। C सॉलिड मान लो, A और B लिक्विड है मान लो। इससे C और D बना, C सॉलिड है लेकिन D गैसियस है। अगर आपने ढक्कन खुला रखा तो ये D उड़ जाएगा। अगर D बाहर चला गया, उस वेसल से बाहर चला गया, तो आपको इक्विलिब्रियम थोड़ी मिल जाएगा। गैस आप पकड़ के थोड़ी वापस उसमें डालोगे। गैस अगर चली गई तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। इसलिए जितनी भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस होती हैं वो सभी की सभी क्लोज वेसल में और एक फिक्स टेम्परेचर पर होगी। टेम्परेचर भी क्या होगा, वहां का फिक्स होगा। टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने के का जो रेट है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। दूसरा, और ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, डायनेमिक होगा। डायनेमिक मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम के बाद भी बनते हैं, जिनका बनने की रेट सेम होती है। लेकिन उनकी कंडीशन क्या होगी, स्टेबल होगी। स्टेबल कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, कलर सेम फिक्स हो गया, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी फिक्स हो जाएगी, सेम होगी, फिक्स हो जाएगी, सेम नहीं कहेंगे, कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी। एट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जिन क्वांटिटी या प्रॉपर्टी को हम माप सकते हैं, टेम्परेचर को, प्रेशर को, उनकी कंसंट्रेशन को, वो सभी मेजरेबल प्रॉपर्टी है। और उस मेजरेबल प्रॉपर्टी को जिसको हम माप सकते हैं वो कांस्टेंट होगी। When equilibrium is attained in a physical process, it is
process proceeds before equilibrium is achieved. The value of equilibrium constant. तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो जब हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा उसका मान भी हम निकाल सकते हैं। The value of equilibrium constant represents the extent to which the process proceeds before equilibrium is achieved. अगर हमें किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो इक्विलिब्रियम हमें कब मिलेगा वो हम बता सकते हैं। अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। अभी तक हमने फिजिकल प्रोसेस लिया था, अब हम केमिकल प्रोसेस की बात करेंगे। If a reversible reaction is carried out in a closed vessel, a stage is attained where the speed of forward reaction equal to the speed of the backward reaction. रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की जब भी हम बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये देखिए यहां लिख रखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये एक एग्जांपल यहां पर दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं, चलो मैं यहां दोबारा से बनाता हूं, ध्यान से देखोगे। रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन विद टाइम। कंसंट्रेशन विद टाइम। शुरू के अंदर आप देखोगे फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, उसका रेट शुरू में ज्यादा होता है। एक दो ग्राफ अपने बनाते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में कंसंट्रेशन, सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन किसकी लूंगा? सबसे ज्यादा अगर शुरू के अंदर कंसंट्रेशन किसकी होती है? रिएक्टेंट की होती है। प्रोडक्ट तो जीरो होता है, यहां प्रोडक्ट ले लेता हूं, यहां रिएक्टेंट, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? रिएक्टेंट की होगी। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा। शुरू के अंदर ये बढ़ेगा, 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 ये प्रोडक्ट का है। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की जीरो होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, रिएक्शन आगे बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। और हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ROR किस पे डिपेंड करता है? ROR डिपेंड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन की। अगर मैं बात करता हूं तो वो रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय टाइम। तो शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? ज्यादा होगा। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, RF फॉरवर्ड रिएक्शन, ROR कौन सा? फॉरवर्ड, F लिख रहा हूं मैं। RF फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। और जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, RB लिख रहा हूं, उसका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करेगा? वो करेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
विद टाइम। हम जानते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में 0 होती है, उसका रेट भी क्या होगा, 0 होगा। एक पोजीशन ऐसी आती है, एक पोजीशन ऐसी आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहां एग्जांपल देखो, ये दे रखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, तब वहां पर क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताई दी है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे एक फिर एग्जांपल ले रहा हूं, ए प्लस बी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी C प्लस डी। आप इसको चाहे इस डायरेक्शन से ले लो, ए बी को एज अ रिएक्टेंट लेकर सी और डी बना लो, या आप सी और डी को एज अ रिएक्टेंट लेकर के ए बी प्रोडक्ट के रूप में बना दो। दोनों ही दिशाओं से आप रिएक्शन को शुरू करके इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। दोनों ही दिशाओं से आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, चाहे किसी दिशा में भी आप इसको चालू कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे एक एग्जांपल दिया H2, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, और बनने वाला भी गैस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाओ, चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाओ, चाहे आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन को में चलाओ, चाहे इसको आप बैकवर्ड में चलाओ, ये रिएक्शन दोनों ही दिशाओं में चल सकती है। चाहे H2I2 को लेकर के आप HI बना लो, चाहे HI को तोड़ करके H2I2 बना लो, इक्विलिब्रियम दोनों साइड से बन जाएगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन दोनों साइड से आ जाएगी। Reaction does not stop. At equilibrium there is a no change in concentration of various species. इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होती है, किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम, वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज, जो वेरियस स्पीशीज है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। अब वेरियस स्पीशीज कौन होगा? रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे, उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, फिक्स हो जाती है। द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। मान लो मैंने कहीं पर किसी कैटालिस्ट का यूज कर लिया, मैंने क्या किया, कोई कैटालिस्ट यूज कर लिया, तो
कैटालिस्ट यूज करने से क्या इक्विलिब्रियम आगे या पीछे सरकेगा? तो वो कहता है नहीं, कैटालिस्ट के यूज करने से इक्विलिब्रियम ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम समय से पहले हमें मिल जाएगा। मान लो पहले कैटालिस्ट नहीं था और इक्विलिब्रियम 10 मिनट का मिल था, अगर आपने कैटालिस्ट यूज कर लिया तो वो समय से पहले मिल जाएगा, मान लो 5 मिनट में आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर हमने इक्विलिब्रियम प्राप्त करना है, वी हैव टू अटेन इक्विलिब्रियम इंस्टेंटेनियसली, स्पीडली, रैपिडली, then we have to use catalyst. The observable physical property of the process become constant. अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी उस समय होगी, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो कलर है, वो क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएगी। दोबारा देख लो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से शुरू करके प्राप्त कर सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी से। दूसरा, ये डायनेमिक इन नेचर होती है, अर्थात ये चलती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट नेवर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। और यदि हम कोई कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम समय से पहले मिल जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। फिफ्थ है, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कलर है, डेंसिटी है, ये सारी की सारी कांस्टेंट होती है। लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्राप्त करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसका लॉ है, जैसे मान लो एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन हमें यहां दे रखी है,